आपने क्या अप्रोच अपनी लाइफ में आजमाई थी व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, व्हेन यू वर अ अंडर ग्रेजुएट? आजकल के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे तब भी लगता है कि शायद थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, उनको चीज़ें क्लियर हैं कि उन्हें क्या अचीव करना है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो सिर्फ पढ़ रहे थे, ये नहीं पता था कि हमें क्या बनना। अच्छा, इंजीनियर बनना है, हाँ चलो ठीक है, कोशिश करके देखते, नहीं बने अब क्या। स्टूडेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ स्टार्टअप फाउंडर ऑफ एनी ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस? एक क्वालिफिकेशन भी तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना उसके पास। सी, क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका माइंडसेट होना चाहिए। देयर इज अ रिजर्वेशन पॉलिसीज प्लस द मेरिट बेस्ड एडमिशंस, इन दोनों चीज में बैलेंस कैसे करेंगे? और डू यू थिंक दैट इट्स अ राइट अप्रोच टू फॉर द सिलेक्शन? With the grace of God and with the grace कि जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनकी वजह से कम अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं आया है। हाउएवर बीच बीच में इसकी डिमांड उठती रही है। ओके, बट आपका विजन क्या है स्टूडेंट्स को लेके? क्या बदलाव करना चाहते हैं आप? मैं स्टूडेंट्स के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में ये बोल सकता हूँ कि मैं जिस दिन मरूं उस दिन तक काम करता रहूं। और हर आदमी, हर स्टूडेंट अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ में आगे जा रहा है, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है सुधांशु कुमार। अब देखिए, हम बात करें अगर उनकी जर्नी की, ये जर्नी की शुरुआत हुई थी आज से 30 साल पहले। तो अब आप सोच सकते हैं कि द एक्सपीरियंस दैट ही हैज इज अमेजिंग ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। हम बात करेंगे आज स्टूडेंट्स की इश्यूज के बारे में, हम बात करेंगे जो माइंडसेट आज की डेट में एक स्टूडेंट लेकर चल रहा है अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सुधांशु सर के बारे में। देखिए, उनकी एक कंसल्टेंसी फर्म के वो फाउंडर रह चुके हैं जो कि डील करती है आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड, सप्लाई चेन से। बट ये जो चीजें थी ये कुछ साल पहले थी, और अभी का जो दौर है वो बदल चुका है। अभी राइट नाउ ही इज इन द एजुकेशन सिस्टम, एंड साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ ही इज वर्किंग, एंड काफी कुछ जानेंगे उनसे, उनके बारे में। और ये पॉडकास्ट होने वाला है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, जिस तरीके का माइंडसेट उनको लेकर चलना चाहिए। एंड देखिए, एग्जाम्स इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि जिस तरीके से आज की डेट में एग्जाम्स मैनिपुलेट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट, अब उसमें किसका रोल है? क्या एग्जैक्ट आपकी गलती है या वो किसी और की गलती है? अगर किसी और की गलती है तो आपको क्या करना है, वो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सुधांशु सर से कि किस तरीके से आप लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। सो यस, हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हाय शुभम, आई एम डूइंग गुड। ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। माय प्लेजर। Yes, and see, off the camera we had done a lot of conversation, I guess, on this particular topic. मैं सोच रहा था कैमरास ऑन कर देने चाहिए। मैं लेकिन ऑडियंस के लिए आप कुछ चंद शब्दों में अपने बारे में बता सकते हैं? सो बेसिकली आई बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड प्रयागराज। Okay. मैं वहाँ से आता हूँ और आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। आई डिड माय ऑल academic journey I have done there. Okay. And then I started my career way back in 94 April. I worked in leading all major leading FMCG companies. Okay. My specialization was supply chain management. So I worked in various subdomain or sub functions of the supply chain management, be it purchase, store, supply chain, production planner, materials planner, stores, warehousing, uh, driving digitizations, SAP rollouts, core team members. So a lot of work has been done during that journey. So I am carrying more than 29 plus years of industry experience. Then in 23, I founded a company called SRPP Management and Process Consultants. We were basically, and that company is still existing. So we are dealing in providing the solutions and guidance to the management, especially on the supply chain management, procurement related solutions, inventory management related solutions. Apart from this, I am also, since I rolled out SAP in my previous organizations, so if any organization want to hire us for rolling out SAP from their side, because see, normally what we were doing at that point in time was that I was targeting an organization which is having a turnover of say 25-30 crores to 250 crores kind of. Okay. Because at that point in time, there is a mindset of all the owners, they come, they start some business
they grow their business to 25, 30 to 50 crore level, and then they want to transform their business to a system driven organization. And for that, they go, the first thing what they do is they implement the ERP or SAP something. So वहां पर फिर वो मेरा स्पेशलाइजेशन काम आता है, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में भी काम करा है, SAP के ऊपर में रोल आउट किया है, तो वहां पर मैं, उनके पास में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि जो टीम काम कर रही होती, उनको बेसिक काम करना आता है, बट दे नीड अ पर्सन हु कैन इंटरेक्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, और उसके साथ में फिर उनका एक स्मूथ और सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करा सके. तो वो जो गैप एक रहता है उनके पास में, वहां पर जो SRPP मैनेजमेंट एंड प्रोसेस कंसल्टेंट है, ये कंपनी वो गैप फिल करती थी. Got it, और ये करने के बाद एक सेकंड थर्ड वर्टिकल था, जैसे वर्कशॉप एंड मैनेजमेंट वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स वगैरह करना कॉर्पोरेट्स को जाके. तो वो एक था, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था. लॉट ऑफ ट्रेनिंग सेशंस आई हैव कंडक्टेड पर्सनली व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट्स. सो मैंने कहा उसका एक एडवांटेज, या जो भी वॉट एवर आई हैव लर्न सो फार, वो आगे पास ऑन करते हैं. तो वो एक वो थॉट प्रोसेस था. सो SRPP के अंदर में हम लोग ये 3 चीजें काम कर रहे थे. फिर उसके बाद में आई ज्वाइन वन एकेडमिक इंस्टीट्यूट. वहाँ पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि आपको मतलब अपने बोर्ड से बाहर आना. सो मेरा वो प्रोसेस, कंपनी भी चल रही थी और वहाँ पर मैं एज एन एकेडमी काम कर रहा था. देन आई चेंज्ड द जॉब इन 25 अगस्त एंड आई ज्वाइन वन अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. बट वहाँ पर ये था कि लिमिटेशन थी कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो पार्टनरशिप है उससे बाहर आना पड़ेगा. सो आई एग्जिटेड फ्रॉम दैट कंपनी SRPP. And now I am 100% fully devoted to the organization where I'm working right now. Okay. And we are basically running MBA Logistics and Supply Chain Management program in one of the very leading university. I mean, the university is partnering with us since many years, and I am basically working there as a director of that particular program. Perfect. And of course, we need a lot of motivation from your personal experience, because see, right now the podcast is about the students mindset, right? कि जिस तरीके से वो लोग आज की डेट में चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. We need a lot of doubts. I have a lot of doubts जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ. देखिए, साथ साथ ये तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है, आप you have this experience and you have worked a lot of in this corporate sector, but साथ ही साथ you have changed from that corporate life टू दैट एजुकेशनल पर्सपेक्टिव लाइफ, राइट, जहां पर आपको स्टूडेंट्स के साथ डे टू डे में डील करना पड़ता है, राइट, उनको समझाना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है कि आपको आगे क्या करना है. दैट इज ऑल्सो चैलेंजिंग पार्ट. लेकिन हाँ, आपका एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो आपके लिए शायद आसान हो सकता है. आप मेरे को बताइए, इतने सालों से यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स, राइट, तो 10 से चलिए हम बात करते हैं 15 से 20 साल पहले की, आज से क्या आपने चेंज ऑब्जर्व करा स्टूडेंट्स की लाइफ में, जिसमें जहां पे स्टूडेंट्स कैरियर को लेके सोच रहे हो, वो जो बदलाव है ना, वो बदलाव आपने क्या ऑब्जर्व करा? So if I understood your question correctly, I would like to divide this into 2 parts. एक मैं बात करूंगा जब मैं इंडस्ट्री में था, और जो तकरीबन अगर 20 साल पहले की बात करता हूँ, जब 2004-5 के दौरान उस टाइम पर जो फ्रेशर्स आते थे वर्सेस अब जब मैं एकदम यंग जनरेशन के साथ में डील कर रहा हूँ, दोनों में क्या अंतर है. प्रिसाइजली दिस इज व्हाट यू वांट टू नो. सो अगर मैं बात करूं 2004-5 के दौरान जो बैच आता था पढ़ने के, आई मीन जॉब्स में आता था, वो काफी सिंसियर होते थे, डेडिकेटेड होते थे. वो सीनियर्स ने क्या बोला है या बड़ों ने क्या बोला उसको फॉलो करते थे, एंड दे लर्न क्विकली एंड देन दे अडॉप्ट द एनवायरनमेंट क्विकली, और उसके बाद में दे स्टार्ट डिलीवरिंग. आज का जो यूथ है, जो आज के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आते हैं, पहली बात तो ये कि टिल ग्रेजुएशन लेवल मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं होता कि उनको अपना कैरियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है. Correct. और मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ कि ये कम से कम 85% या उससे ज्यादा ही बच्चे होंगे जो जिनको ये नहीं पता होता कि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन क्या लेना है. ओनली 10-15 बच्चे बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड होते हैं. रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स. और आई मीन जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले जहाँ मैं टीचिंग कर रहा था, वहां पर बहुत से बच्चे मेरे पास आते थे ये जानने के लिए कि सर मेरे लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन सही रहेगा. आप ये मान के चलिए, ये वो बच्चे होते थे जो पीजीडीएम कर रहे थे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पढ़ लिया होता था और सेकंड ट्राइमेस्टर में उनको स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है, एंड दैट पॉइंट इन टाइम दे कम टू मी आस्किंग कि सर मैं कौन सा स्पेशलाइजेशन लूं. मेरे हिसाब से जब वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं या जब वो एडमिशन ले रहे होते हैं, तब उनके पास में पूरा क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि उनको अपना कैरियर किस डायरेक्शन में लेके जाना है, राइट. बट somewhere down the line I feel that there is a gap in this. और उसका एक बेसिक रीजन ये है कि they have got a lot of exposure. So वो डिसाइड कर पाना, वो कैपेबिलिटी बिल्ड करना जहां पर वो डिसाइड कर सके कि नहीं मेरे को इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है,
उन्हें लगता है कि हर जगह अच्छी अच्छी चीजें हैं एंड दे कीप हियरिंग अबाउट गुड थिंग ऑफ एवरी फील्ड। क्या बात है। तो Yes. एक फील्ड में अगर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी ऑब्स्टिकल आई या स्ट्रगल आई, उन्हें लगता नहीं मैं दूसरी फील्ड में चला जाऊं, शायद वहां पे एक्सेल कर लूंगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द फील्ड यू आर गोइंग, एवरीवेयर यू हैव टू फेस द स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स एवरीवेयर। सो वो आपको कैसे ओवरकम करके आगे जाना, दैट इज समथिंग यू नीड टू लर्न। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे वही होगा। सो आपको जब आप स्पेशलाइजेशन डिसाइड कर रहे हैं, आप ये देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट की स्किल सेट विच यू कैन लर्न क्विकली एंड डिलीवर। अगर ये नहीं कर पाएंगे देन प्रॉब्ली आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इफ यू हैव अ वेरी गुड आउटस्पोकन पर्सन, और अगर आप कहेंगे ना बैक एंड ऑपरेशन में काम करूंगा, देन प्रॉब्ली आप शायद सक्सेसफुल नहीं होंगे। इफ यू आर अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन एंड वांट टू वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग, या तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, यू बिकम एन आउटस्पोकन पर्सनैलिटी and go and bring that capability within you, that you go and talk to anybody any unknown person. If you are able to do that, I mean, you can succeed. Got it. But only thing is that you need to identify the kind of person you are first. Exactly. And see, that is the most challenging part, I think. One thing I want to add here, sir. People can easily understand what they want to do, but there is a part coming which is fear, right? The pressure. I want to know from you कि स्टूडेंट्स वो जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर के चलते डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल में वो किस स्किल में बेस्ट है। क्या लगता है वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से आ रहा है, पेरेंट्स से आ रहा है, और वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया? मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली आंसर करना चाहूंगा। ओके। कोई भी बच्चा जब वो इंस्पायर होता है तो वो क्या करता है, किसी भी जिसको वो अपना आइडल समझता है, या जिसको या रोल मॉडल समझता है, या जिसको देख के वो इंस्पायर हो रहा है किसी पर्टिकुलर कैरियर के लिए, वो उस इंसान का एंड रिजल्ट देखता है या एंड स्टेटस देखता है जहां पर वो है। और डेफिनेटली वो 20-25 साल आगे होगा, अपने कैरियर में काफी कुछ आगे अचीव कर चुका होगा। आई मीन दैट गाय डजंट इवैल्यूएट द काइंड ऑफ जर्नी ही हैज गॉन थ्रू टू अचीव दैट लेवल। कोई भी आदमी ओवरनाइट सक्सेस नहीं पा सकता। सो अगर कोई आदमी अपने कैरियर में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है, उसने मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठा कर ली हैं, उस देख के समझ में आता कि अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सोसाइटी में नाम है, क्लबिंग कर रहा है ना, ऑल दीज थिंग्स वो अट्रैक्ट करती हैं उसको। तो बट उसको ये नहीं मालूम है कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे। और वो पापड़ बेलना हर आदमी को पड़ता है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि सर मैं तो आज काम करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, स्ट्रगल नहीं करूंगा, चैलेंजेस फेस नहीं करूंगा, लेकिन मैं जाके सफल बनना चाहता हूं। नॉट पॉसिबल। कोई भी आदमी, किसी भी आदमी का आप नाम ले लीजिए। मैं फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन की बात कर लेता हूँ। बहुत अच्छे परिवार से आते थे, 7-8 साल स्ट्रगल किया है, फिर उनका कैरियर शेपअप होना शुरू हुआ। आप किसी एजुकेशनिस्ट का नाम ले लीजिए, शुरुआत में उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ग्रेजुअली दे ग्रो, है ना। किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो सीनियर पोजीशंस पे लोग काम कर रहे हैं, दे स्टार्ट एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी और समथिंग एट द फ्रॉम द लोअर लैडर, राइट, एंड दे ग्रो, राइट। तो दे हैव, एवरी पर्सन हैज टू ट्रांसफॉर्म, दे हैव टू कीप ट्राइंग। वो माइंडसेट लेके आना पड़ेगा अपने अंदर। अगर वो नहीं लाएंगे देन सक्सेस विल बिकम अ चैलेंज फॉर देम। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड सी, चलिए यहाँ से एक चीज को और समझते हैं, कुछ हम बात करते हैं एग्जाम से भी रिलेटेड। आपको पता है दे लाइक स्टूडेंट्स बहुत एफर्ट करते हैं, राइट, पढ़ाई को लेके, एग्जाम्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस भी होते हैं। और अगर हम बात करें कोर्सेज ऐसे जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है बच्चों को पढ़ाई का, जिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, अब साथ ही साथ उनके कह लीजिए अगर सर्कल की बात करें, लेफ्ट और राइट, जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है ना, किसी लेट सपोज एक व्यक्ति काम कर रहा है, स्टूडेंट काम कर रहा है, उसके जो दोस्त हैं, यार हैं, लेफ्ट राइट हैं, वहां से भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन आता है। अब ऐसे केस में वो क्या एक माइंडसेट लेके चले अपना? प्रेशर 2 तरीके से आता है। एक डायरेक्ट प्रेशर है, एक इनडायरेक्ट प्रेशर है। ओके। कभी कभी जाने अनजाने में जो आसपास के लोग हैं, वो चाहे पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं वो हो सकते हैं। कई बार आपको जाने अनजाने में वो कंपेयर कर देते हैं, यार उनका लड़का देखो कितना अच्छा कर रहा है, इनका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। मैं बार बार एक चीज़ अपने पहले के पॉडकास्ट में भी मैंने बोला और वापस एक बोलूँगा कि जब मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का डिसाइड किया था और मैं अपने फादर के पास गया था कि मतलब मैं मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, तो उनका यही था कि यार मतलब हमारी जनरेशन के टाइम पे एक स्टूडियस बच्चा होने का या अच्छी लाइन या कैरियर वाइज अच्छा लाइन सेलेक्ट करने के लिए 2 ही ऑप्शन होते थे, आइदर यू बिकम इंजीनियर और यू बिकम डॉक्टर। अब उसमें अगर मेरे एक
क्लोज रिलेशन में थे जो तकरीबन मेरे सेम एज ग्रुप के थे, बट वो उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था। So, जब मैं मैनेजमेंट की बात अपने पापा से करने गया तो उन्होंने बोला, उनको देखो वो ना उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, तुम पता नहीं क्या करना चाहते हो मैनेजमेंट और ये वो। और उस समय तक मैनेजमेंट के कोर्सेज उतने पॉपुलर भी नहीं हुए थे, मतलब वो अपने शुरुआती दौर में थे, तो लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। बट येस, आई ऑप्टेड फॉर दैट एंड देन आई रेस्ट इज हिस्ट्री की बाकी जो 30-32 सालों में जो भी अचीव कर रहे हैं, अगर शायद वो एक स्टेप नहीं लिया होता बोल्ड, जो बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच था उसके साथ ना जाके मैंने एक बहुत ही डिफरेंट और नया सा अप्रोच फील्ड सेलेक्ट किया था, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड की मतलब थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर पाया लाइफ में। क्या बात है, परफेक्ट। देखिए चलिए यहाँ एक और बात करते हैं, व्हाट्स योर टेक कि जो मार्क्स हैं, स्कोर्स हैं, ग्रेड्स हैं, एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को जज करते हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। इंटेलिजेंस इज अ वर्ड which itself is a complete package. बहुत स्टूडियस लड़का है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं है, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। बच्चा बहुत ज्यादा खेलने कूदने में है, आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव है, पढ़ाई लिखाई में लोअर साइड में है या जीरो है, तो भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। सो इट शुड हैव अ राइट बैलेंस बिटवीन द एकेडमिक रिक्वायरमेंट एंड देन डेवलपिंग द पर्सनैलिटी एज अ ओवरऑल, where communication, interpersonal skills, meeting with the new set of people, and how to deal with the people, understanding the other people's psychology, and then start reacting, responding. So ये चीजें आप तभी सीखोगे जब आप लोगों के साथ में एंगेज करोगे। आप ये बताइए कि एग्जाम्स की हमने बात करी, ग्रेड्स की हमने बात करी, लेकिन स्टूडेंट्स का जो एक इंटरनल कैलिबर है ना, एक जज्बा है, वो कहाँ ब्रेक होता है? जब एग्जाम्स लीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, इतना बड़ा जो लूप होल है, क्या एक मेजर रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो एग्जाम लीक के केसेस आए हैं और जिस तरीके से पॉपुलेट किया है, और मतलब पेपर्स हैं पब्लिक डोमेन में चले गए हैं बिफोर द एग्जामिनेशन। आई थिंक दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और आई थिंक गवर्नमेंट को भी अपने सिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जो एजुकेशन माफियाज हैं जो इस तरीके की चीज़ों को ड्राइव करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा लगाम लगाने की ज़रूरत है। आजकल के समय में जिस तरीके से कोचिंग कल्चर आ गया है, ऐसा नहीं कि हमने भी कोचिंग में पढ़ाई नहीं करी, बट आजकल जिस तरीके से कोचिंग कल्चर आ गया है, वहाँ पर पढ़ाने से ज़्यादा फोकस को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे है। सो आई डोंट वांट टू टेक आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट साइड, बट अगर बच्चों का डेवलपमेंट करना है उनके पढ़ाई के थ्रू, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, और अगर उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बट एंड ट्राई टू अवॉइड, अगर हम कोचिंग कल्चर से बाहर आ पाए, जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे वो बेसिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, वहीं पर वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाए, इस तरीके से एजुकेशन दी जाए कि उन्हें कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत सही बात की। सो अगर हम इस तरीके का अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर लेंगे, ये जो कोचिंग सिस्टम है, कोचिंग कल्चर है, ऑटोमेटिकली ड्राई डाउन हो जाएगा, और फिर इस तरीके की जो इंसिडेंट होते हैं वो भी शायद उस पर लगाम लगाने अपने आप ही कंट्रोल में आएगा। सब पेरेंट्स का क्या माइंडसेट है कि अगर बच्चा कोचिंग में जाएगा तभी वो अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन आने वाले समय में क्या लगता है, यूनिवर्सिटीज इतनी मेहनत करेगी अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्डअप करने में कि पेरेंट्स के यहाँ पैसे बचाए जा सकें और उनको ट्रस्ट दिलाया जा सके? मेरे ख्याल से, मैं फॉर्चुनेटली जो भी कहिए, मैं मतलब दिस इज माय सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एज एन एकेडमी जब मैं काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 2 सालों में। तो जो मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन था वो भी काफ़ी मतलब एम्फेसाइज करता था इस बात पे कि क्लासरूम ट्रेनिंग के ऊपर और टीचिंग के ऊपर ही ध्यान देना है और बच्चों को का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पर भी सेम थॉट प्रोसेस है। और चूंकि आई कम फ्रॉम इंडस्ट्री बैकग्राउंड, और जहाँ पर मैं बोलूँगा अपने 1 साल जिस इंस्टीट्यूट के साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूँ वहाँ पर मैंने इस तरीके का कल्चर देखा, तो मैं उसी तरीके का कल्चर जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ मैं इम्बाइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर मैं ये डिफरेंस कहाँ पर है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जहाँ पर मैं वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। अगर यही चीज़ मैं 10th-12th के लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पर टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अगर टीचर्स को दिया जाता है, सो मुझे लगता है कि शायद हम कोचिंग को अवॉइड कर सकेंगे। कोचिंग पढ़ाना मजबूरी होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जो स्कूल्स हैं उनमें जो टीचर्स हैं बहुत फोकस करके नहीं पढ़ा पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डायल बैक करूँगा अपने चाइल्डहुड में। सो मैं एक स्कूल था जहाँ मैं पढ़ता था जिसका नाम था सरस्वती शिशु मंदिर। इट वॉज इन कटनी, मध्य प्रदेश।
तो हम लोगों के यहाँ जैसे अब आजकल जिसको हम लोग कहते हैं पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, राइट सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य जी और बहन जी कहते थे अपने गुरु टीचर्स को। तो इनका काम होता था कि आपको अपने स्टूडेंट के घर में हर महीने में एक बार जाना है और उनकी प्रोग्रेस बतानी है। अब आप मान के चलिए कि टीचर्स के पास में अगर 40 बच्चे तो उन्हें 40 घरों में जाके विजिट करके एंड दे हैव टू शेयर द प्रोग्रेस। और तब हमारे मम्मी पापा का ये कहना होता था कि अगर मेरे बेटे ने गलती करी है तो 2 आप हमारी तरफ से भी दीजिएगा। सो अगर वहां पे ये मना नहीं करते थे कि आप बच्चे को मारिए मत या ये मत करिए, और उनको पूरी खुली छूट थी कि वो अपने स्टूडेंट की पिटाई कर दें, है ना। मैं फेवर नहीं कर रहा पिटाई करने का, बट पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर ये एक बिलीव सिस्टम था कि पेरेंट्स से मानते थे कि टीचर्स भी जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो हमारे बच्चे के फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं। और इसलिए वो इस तरीके की छूट अपने बच्चों के लिए टीचर्स को देते थे। आज की तारीख में अगर मैं जब इवेलुएट करता हूँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे और हम लोग जैसे पीटीएम के लिए अगर कहीं गए हैं, आई हैव कम अक्रॉस विद कपल ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पर 1-2 पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो टीचर से बहस कर लेते हैं इस बात को लेके कि आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों, आपने मेरे बच्चे को मारा क्यों। सो उनका इंटेंट समझने की कोशिश है, बट हाँ ये बड़ा थिन लाइन है। इसको ऐसा भी नहीं कि टीचर्स उसको गलत तरीके से टेकअप करेंगी, उनकी पिटाई कर रहे हैं या मारा पीटी कर रहे हैं। पॉइंट वापस आते हैं कि हमको क्लासरूम में अगर टीचर्स सफिशिएंट टाइम एनर्जी देते हैं, पूरा फोकस के साथ पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को कहीं भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, व्हाट्स योर टेक की क्या लगता है ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये जॉब क्रिएटर्स बना रहा है स्टूडेंट्स को या जॉब सीकर्स? फोकस गवर्नमेंट का अगर मैं बात करूं तो जॉब क्रिएटर्स की तरफ ज्यादा है। और स्टूडेंट्स का माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो जॉब सीकर्स का ज्यादा है। ऐसा क्यों? ये गैप है, और वो गैप इसलिए कि अगर जो जॉब क्रिएटर्स होगा ना, वो अपने डे वन से उसी तरीके से अपने स्किल सेट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, अपने आप को उस तरीके से डेवलप करने की कोशिश करेगा। इवन मैं कहता हूं कि अगर किसी बच्चे का फैमिली बिजनेस भी चल रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्लासरूम में सिंसियरली टाइम स्पेंड करने की एज कम्पेयर टू द जॉब सीकर्स। जॉब सीकर्स तो तब भी थोड़ा बाद में भी सीख के कर लेगा, बट आपको तो 24/7 अपना बिजनेस चलाना है। उसको तो अगर वो जॉब सीकर है तो 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी करनी है, बाकी 16 घंटे उसके हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या आपका फैमिली बिजनेस है तो यू हैव टू डिवोट डेडिकेट 24/7 फॉर योर बिजनेस, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाता है कि आप बहुत सिंसियरिटी के साथ में सीखें। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस होता उल्टा है कि जो फैमिली बिजनेस से बच्चे आते हैं उनका बहुत ही कैजुअल सा अप्रोच रहता है। इवन एट टाइम्स दे डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी वो डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं उनको। दैट इज हाउ इट वर्क्स। गॉट इट। पेरेंट्स की बात करते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट्स के लिए जो माइंडसेट जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, मेरे बच्चे को ये वाला कोर्स कराना है, इसमें ये बेनिफिट है। तो हम पेरेंट्स की अगर माइंडसेट और पेरेंट्स के थॉट्स को अगर बदल पाएं, चीज़ें तो बहुत बदल जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। एक अभी मैं स्टोरी पढ़ रहा था कहीं पर, एक छोटी सी, उसमें ये था कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जब जैसे नर्सरी में बच्चे को लेके जाते हैं, मैं समरी में सुनाता हूँ उस स्टोरी को। नर्सरी के लिए प्रिपेयर करते थे तो बच्चे को पूरा इंग्लिश का रट्टू तोता बना देते हैं, और फिर उस बच्चे की दादी आती हैं एंड वो उसको कुछ संस्कार देती हैं कि बच्चों को बड़ों के पैर छूने चाहिए और नमस्ते प्रणाम करना चाहिए और इस तरीके का कुछ था। और जो उस बच्चे का फादर था वो चाह रहा था कि वो उसकी दादी से दूर रहे, उनसे टच में ना रहे। एंड फाइनली क्या होता है कि जब वो इंटरव्यू के दिन जाता है देने के लिए, तो बाकी तो वो रट्टू तोता के तरीके से हर बात का जवाब देता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल के दिमाग में पता नहीं कुछ आता है और वो पूछते हैं कि आपके घर में कोई आपके दादी या नानी या कुछ इस तरीके के लोग हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और उन्होंने आपको क्या सिखाया? तो लड़का बच्चा उतर के जाता है और जाके सीधे उनके पैर छूता है और फिर उनसे बात करता है। एंड ही गॉट सो मच इम्प्रेस्ड कि मतलब वो दैट स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड। और फिर उसको, लड़के के फादर को इतना रिग्रेट होता है, वो जाके अपनी माँ से माफी मांगता है कि मेरा सोचना गलत था। सो यू हैव टू ब्लेंड योर वैल्यू सिस्टम विद द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, तब आप बहुत अच्छे तरीके से सक्सीड कर पाएंगे। क्या बात है, परफेक्ट। अच्छा, रिसेंटली हैड वॉच योर पॉडकास्ट, मैंने देखा उसमें यू हैव स्पोकन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ MBA, राइट? स्टूडेंट्स के जो हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो हैं,
एमबीए परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन एमबीए में तो इतने ज्यादा लूप होल्स है, ऐसा मेरे को लगता है कि देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, देयर आर मेनी पर्टिकुलर कोचेस एज वेल, जो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि आप हमसे एमबीए करिए, आप ये करिए, वो करिए, बट एक्चुअल में बच्चा जज कैसे करे कि दैट उसको एमबीए करना है, नहीं करना, करना है तो किधर से करना है, कैसे समझेंगे हम? पहली बात है कि आज के समय में कैरियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एमबीए की, जब एमबीए शुरू हुआ था सो उसमें बहुत ही 3-4 बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड के स्पेशलाइजेशन होते थे। जैसे फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, सेल्स मार्केटिंग हो गया, मटेरियल्स मैनेजमेंट हो गया, पीरियड। इसके अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, अभी आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में मिल जाएगा, आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी मिल जाएगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी मिल जाएगा, आपको इवेंट मैनेजमेंट का एमबीए भी मिल जाएगा। तो अब जितने भी फील्ड्स, एमबीए टूरिज्म का मिल जाएगा, तो हर फील्ड का एमबीए आ रहा है, हर फील्ड से रिलेटेड एमबीए आ रहा है। तो अगर आपने उसका बेसिक क्वालिफिकेशन कहीं और कर लिया है, आप वहां से आके आप एमबीए करके और उस फील्ड में फर्दर एक्सेल कर सकते हैं। सो वो डाइवर्सिफिकेशन एमबीए ने करा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब सवाल आता है कि बच्चा कौन सा कोर्स परसू करे, उसके लिए डिपेंड करेगा कि उस बच्चे का खुद का इंटरेस्ट लेवल क्या है। वो किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। रहा सवाल पेरेंट्स का, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि नहीं तुमको ये काम ही करना है जी। थोड़ा सा ये फ्रीडम बच्चों को देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट कर पाए। और बच्चों को जब स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि उनका जो कैरियर स्पैन है वो तकरीबन 35 साल का है, 34-35 साल का है। और वो स्पेशलाइजेशन के साथ में उनको अगले 34-35 ईयर्स रहना है। आप चाहे जॉब सीकर्स हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी हो, वॉट एवर फील्ड यू आर चूजिंग, आप उस कैरियर के साथ में 35 ईयर्स तक रहने वाले, अनलेस कि आप कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज करें अपने कैरियर में, तो आपको उसके साथ में बंध के रहना। आप खाली ये नहीं कि 2-3 साल या किसी को देख के मोटिवेट होके आपने वो स्पेशलाइजेशन ले लिया एंड देन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग एंड देन प्रॉब्ली यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड द वे यू वांट टू बी। तो उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि पहले यू अंडरस्टैंड योर स्किल सेट, आपका इंटरेस्ट समझिए, स्किल सेट समझिए, उसके जो चैलेंजेस हैं वो समझने की कोशिश करिए। टॉक टू द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, आइडेंटिफाई कि किस तरीके से उस फील्ड में ग्रो किया जा सकता है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनको समझिए, हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑन दोज चैलेंजेस, उसके ऊपर अपना एक रोड मैप बनाइए एंड देन यू स्टार्ट परसुइंग एमबीए और एनी स्पेशलाइजेशन। परफेक्ट सर। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर, चलिए अब बात करते हैं एडमिशंस के बारे में। देयर इज अ रिजर्वेशन पॉलिसीज प्लस द मेरिट बेस्ड एडमिशंस, इन दोनों चीज में बैलेंस कैसे करेंगे, और डू यू थिंक दैट इट्स अ राइट अप्रोच टू फॉर द सिलेक्शन? With the grace of God and with the grace जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनकी वजह से कम अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं आया है। हाउएवर बीच में इसकी डिमांड उठती रही है। बट मैं अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव एंड थोड़ा सा अगर मैं इस पे अगर एक तरफा राय दूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड हो जाएगा, तो मैं उसमें कोई बहुत ज्यादा राय देने नहीं चाहूंगा। बट अगर मुझे सेलेक्ट करना है, अगर मैं एक कंपनी ओन कर रहा हूँ एज अ प्रमोटर, मुझे अगर करना होगा, मैं नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों के बेस पे जो भी कैंडिडेट ऊपर आएगा उसको दूंगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ न कास्ट, न रिलीजन, न ज्योग्राफी, न लैंग्वेज, मैं कोई चीज़ नहीं देखूंगा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिस एम्प्लॉय को मैं हायर कर रहा हूँ, इज दैट पर्सन गोइंग टू ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल और नॉट। इफ नॉट, देन मैं नहीं जाऊंगा। फिर मेरे लिए वो रिजर्वेशन, इसलिए मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग रोल्स हैं वहाँ पे और कैपेबिलिटी और स्किल सेट बेस्ड लोगों को ही आना चाहिए। करेक्ट सर, करेक्ट। देखिए आज की डेट में ना स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा है, राइट? एवरी स्टूडेंट वांट टू बी द फाउंडर ऑफ अ कंपनी, राइट? जैसे कि यू आर द फाउंडर, आप रह चुके हैं साथ साथ आपसे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ स्टार्टअप फाउंडर ऑफ एनी ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस? एक क्वालिफिकेशन भी तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना उसके पास। सी, क्वालिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका माइंडसेट होना चाहिए। ओके। सेकेंड चीज़ है, अगर आप कोई भी चूंकि मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, ऑर्गेनाइजेशन एज अ फाउंडर, आई स्टार्टेड अ कंसल्टिंग फर्म। तो ऐसा नहीं था कि वो ओवरनाइट हुआ था,
आई स्टार्टेड इन जुलाई 23, बट उसका जो प्रिपरेशन था वो मुझे याद है तकरीबन नवंबर दिसंबर 21 से चालू हो गया था. Okay. तब से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, सो आइडिया एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीजें करना शुरू किया था. और फिर करते 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 उस स्टेज पर आया था जहां पर मैं ये कॉल ले पाया कि अब मैं नौकरी छोड़ के अपने काम पे जाता हूँ, मतलब अपने स्टार्टअप पे जाता हूँ. सो इट इज नॉट दैट इट हैपेंड इन द ओवरनाइट और 2-3 months टाइम. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. तो आपका एक तो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ में देन यू हैव टू स्टे. नंबर 1, क्वालिफिकेशन डेफिनेटली पेस. मैं इतना करेज इसलिए ला पाया तकरीबन 29 साल नौकरी करने के बाद में कि मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक्सपीरियंस था, क्वालिफिकेशन थी, अलग अलग जगह अलग अलग जोग्राफीज में कंपनीज में अलग अलग तरीके के रोल्स किए थे. तो मुझे लगता था कि शायद मैं अगर कंसल्टिंग में जाऊंगा तो शायद कर पाऊंगा, बेटर कर पाऊंगा. और जब मैं ये ट्रांजिशन फेज में था तो मेरे काफी कोलीग्स ने लोगों ने ये बोला था कि नहीं, तुम्हारे पास कम से कम 2 साल या 3 साल का पैसा होना चाहिए, एंड देन यू शुड गो इन दिस फील्ड. वहां पर मैंने अपने कैरियर को बहुत ही फ्री फ्लोइंग रखा, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लिया. घर में भी स्थिति ये थी कि मतलब हम लोगों के, मेरे और मेरे वाइफ के बीच में डिस्कशन ये होता था कि व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या करेंगे. क्योंकि आपको जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आप सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, एक मोटी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने की 1 तारीख को क्रेडिट हो रही है, और उसके बाद में फिर आप अपने खर्चे हैं वो चीजें निकाल रहे हैं, एंड सडनली वन फाइन मॉर्निंग यू विल रियलाइज कि अगले महीने से सैलरी नहीं आने वाली, और फिर हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव. और तब कोई आपको ये बोले कि अगले 2 साल 2.5 साल तक की सैलरी आपके पास होनी चाहिए, देन ओनली यू कम इन द फील्ड ऑफ कंसल्टिंग और इन योर ओन बिजनेस. बट मैंने वहां पर अपने आप को एकदम फ्री छोड़ा, और जो चीजें मेरे पास में काम आता गया मैं करता गया. आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने 30 जून 2023 को मेरा लास्ट वर्किंग डे था एज एन एम्प्लॉय, और 1 जुलाई को मेरे पास में कंसल्टिंग असाइनमेंट था विद सम एडवांस अमाउंट इन माय अकाउंट. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड दिस जर्नी. मैंने 1 साल में आई हैड डिड कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स. माय ईयरली अर्निंग हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली इन फर्स्ट ईयर. बट उसके बाद में फिर मेरे को एक कॉलेज की तरफ से ऑफर आया पढ़ाने के लिए, सिंस आई एम स्टेइंग इन नोएडा, तो वो मेरे घर से 10 किलोमीटर के दूर पे था. तो मैंने अच्छा, कंसल्टिंग वाले असाइनमेंट में कैसा होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो 3-4 महीना 5 महीना बहुत काम होगा, मतलब टायरलेसली आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं काम है तो 4-5 महीना 6 महीना आप एकदम खाली बैठे हुए हैं, तो काम नहीं आ रहा है. ऐसा भी होता है. तो अब उस टाइम पर अगर कोई आपको अप्रोच करे जब आप खाली बैठे हो कि हमारे यहाँ पे ऐसा टीचिंग असाइनमेंट है आप कर लीजिए, तो मैंने वो ले लिया. सैलरी डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा, जो मेरा लास्ट सैलरी ड्रॉन था कॉर्पोरेट में, और जो मुझे उस कॉलेज इंस्टीट्यूट में सैलरी थे, वो तकरीबन 16% था. 16% ऑफ व्हाट द लास्ट CTC आई वाज ड्रॉइंग. तो मैंने अपनी वाइफ को ये बोला था कि भाई ऐसा है कि ये मान के चलो कि ये हमारी जो है थोड़ा अर्ली पेंशन लग गई है. इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच सर, कि मैंने माइंडसेट. करेक्ट, ये मान के चलो कि मेरी अर्ली पेंशन लग गई, हर महीने घर में कुछ पैसे आएंगे, अपना खाना खर्चा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. और बाकी एक दूसरी अच्छी बात ये हुई थी कि उस इंस्टीट्यूट ने मेरे को ये अलाउ करा था कि आप अपना कंसल्टिंग प्रोजेक्ट कंटिन्यू करें. इनफैक्ट दे वर एनकरेजिंग कि आप करिए. अगर आपको ब्रेक देके मेरे को भेजना पड़ेगा किसी असाइनमेंट में, आई विल सेंड यू, बिकॉज वहां पर ये कल्चर था कि अगर आप कोई भी फैकल्टी अगर कंसल्टिंग प्रोजेक्ट लाता है या में काम करता है, इट इज कंसीडर्ड एज एन एडेड एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था, और उसने मेरे को काफी सपोर्ट किया, एंड आई वाज इन टच विद मेनी पीपल. और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका एक इनडायरेक्ट एडवांटेज मेरे को क्या मिला, बिकॉज आई वाज इन टच विद मेनी इंडस्ट्रीज. तो जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे, मेरा प्लेसमेंट वाज नॉट माय KPI देयर, but still I remember that I placed around 9-10 students there through my personal network only. और ये तभी हो पाया because organization has allowed me to reach out to those set of people. ठीक है, तो ये आप अगर ऑर्गेनाइजेशन मेरे को एज एन एम्प्लॉय मेरे को कोई लिबर्टी दे रहा है, सो उसका एडवांटेज हो सकता है आपके पास में वापस रिटर्न के तौर पे किसी दूसरे तरीके से लौट के आएगा. और किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जहां पर आप प्रोफेशनल कोर्स चला रहे हैं, प्लेसमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर मैं बात करूं कि मैं अगर बच्चे को पढ़ा रहा हूँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर प्लेस करा पाता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रायोरिटी होगा. और वो तभी हो पाता है जब आपका नेटवर्क अगर आपका स्ट्रांग है तो. डेफिनेटली, एंड यस, इट्स अ राइट अप्रोच. आपका एक माइंडसेट था जिसकी वजह से आपने वो एक्शन लिया, और साथ साथ आपके रास्ते बनते गए. राइट, सोसाइटी में भी जिस तरीके से यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अभी साथ काम कर रहे हैं, दे हैव आल्सो सपोर्टेड यू. राइट, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाई. और साथ ही साथ देखिए, अब एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, मेरे को बताना कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए. अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करते हैं. आज की डेट में प्रेशर है, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया.
लेकिन उसको समझना है कि इतना ज़्यादा जो बर्डन आने वाले समय में वो ले रहा है, जॉब, मनी, कैसे वो आगे बढ़े, अगर वो आप पे आए और आप उसको किस तरीके से गाइडेंस देंगे वन बाय वन, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल चीज बोलूंगा, किसी भी चीज का प्रेशर लेने की जरूरत है ही नहीं। ओके, You reach out to the right set of people to take the guidance whenever you are in doubt. कई बार वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कई बार आपके लिए कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जिसका कोई भी इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा, मेरे को पास में ऐसे बहुत सारे बच्चे, बिकॉज मेरे पास में लिंक्डइन में तकरीबन 13,500 से ऊपर कॉन्टैक्ट्स हैं, और बच्चे मेरे को लिंक्डइन पर अप्रोच करते हैं फॉर गाइडेंस एंड ये, एंड आई कीप गिविंग देम द पीस ऑफ एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी कहीं पर भी लगता है, प्लीज रीच आउट टू द पीपल जो आपको लगता है कि आपको उसका सॉल्यूशन दे सकता है, या जो उस तरीके से उस फील्ड में है जिस फील्ड में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो। यू क्लियर ऑल योर डाउट्स बिफोर यू अप्रोचिंग फॉर एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन और एनी काइंड ऑफ कोर्सेस, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग। और कभी भी लाइफ में अगर हो तो वो प्रॉब्लम सर पे रखने से सॉल्व नहीं होगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको सॉल्यूशन खुद नहीं समझ में आ रहा, यू रीच आउट टू द पीपल जिसको इसके बारे में पता होगा। आपके पास में ट्रांजैक्शनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, बट आप उसी तरीके के सिमिलर 3-4 सिचुएशन से होकर जब बाहर निकलोगे और आप जब समझ जाओगे कि उसको कैसे टैकल करना है, देन इट विल बी अ नो मोर प्रॉब्लम, देन इट्स अ नॉर्मल रूटीन फॉर यू। जब फर्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आप अकर करते हैं तब उस टाइम पर आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, एंड देन ग्रेजुअली यू रियलाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर रूटीन वर्क। और ये जो पार्ट ऑफ रूटीन वर्क है, इसी को हम बाद में ट्रांसलेट करके बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस है। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ बताइए, इफ यू हैव द पावर टू चेंज 3 बिग थिंग्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्या वो सबसे बड़े चेंजेस आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे? पहली चीज है कि मैं जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है एजुकेशन का, 10+2+3+2 और 10+2+4 सिस्टम, आई थिंक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें करने की जरूरत है। हमको बहुत एलिमेंट्री स्टेज पर 10th ऑनवर्ड्स शायद अपने को स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स रन करने की जरूरत है कि बच्चा जिस फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्किल्स वो सीखता जाए और आगे जाके उस डायरेक्शन में बेहतर काम करने की कोशिश करे। सेकेंड चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद इन एजुकेशन सिस्टम जो आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द वन शुड बी द की फोकस एरिया, जहां पर कि उसका कम्युनिकेशन है, उसका हाउ ही इज कैरिंग हाउ द पर्सन इज कैरिंग द स्टूडेंट इज कैरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पर्सनालिटी, एज अ कंप्लीट पैकेज उसको डेवलप करने की जरूरत है। वो एक सेकेंड एस्पेक्ट है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। थर्ड थिंग, आई थिंक हर बच्चे के पास में एक कुछ ना कुछ ऐसा हॉबी या एक थर्ड चीज होनी चाहिए जहां पर वो अपने आप को रिलैक्स कर सके, क्योंकि दो चीजें जो दो बातें मैंने करी हैं ये बहुत डिमांडिंग है। ये आपको ड्रेन करेंगी, आपको स्ट्रेस में डालेंगी। तो उससे रिलैक्स होने के लिए आपके पास में अपना कुछ हो, कोई आप स्पोर्ट्स परस्यू करिए, म्यूजिक करिए, आपको कुछ नहीं आता आप जाके गली में गिल्ली डंडा खेलिए, कुछ करिए, मतलब जहां पर आप इन दो वर्टिकल से पूरा कट ऑफ हो जाइए। आप एकदम अलग डिफरेंट सेट ऑफ पीपल जो है उनके साथ में इंटरेक्ट करिए, घूमिए फिरिए, बात करिए, जो भी करना करिए, बट जब आप वहां से वापस आएंगे तो इन दो वर्टिकल्स में फिर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में पैशन को जिस तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाती है, पीपल आर मोर क्रेजी अबाउट द पैशन वाला पार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां भी हो जाती हैं, नहीं समझ पाते कि मेरा पैशन एग्जैक्टली क्या है और मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। अपने पैशन को जानने के लिए एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एनी गाइडेंस? सबसे पहली बात कि आपको अपने लाइफ का में क्या अचीव करना है वो आपको बहुत पहले एट अर्ली स्टेज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको रोड मैप बनाने की जरूरत है, ठीक है, कि आप करेंगे और आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हम पूरे साल का KPI डिसाइड करते हैं कि मेरे को साल के अंत में जाके मेरे को रेवेन्यू में 15% ग्रोथ लानी है। अब उस 15% ग्रोथ लाने के लिए मैं 10 महीने तो खाली नहीं बैठ सकता ना। सो मैं क्या करता हूँ, उसको हर महीने के टारगेट में स्प्लिट करता हूँ, उस हर महीने के टारगेट को मैं वीकली टारगेट में स्प्लिट करता हूँ और फिर मैं वीकली रिव्यू मैकेनिज्म लेके आता हूँ। उसी तरीके से अगर आपको सपोज आपने ये टारगेट रखा कि मेरे को 1 साल के बाद में IAS बन जाना है, तो 1 साल में IAS बनने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसको आप डिवाइड करिए आपके डेली टास्क में,
आप उसको वीकली रिव्यू करिए कि आपने जो अपने लिए सेट करा था वीक 1 में, क्या आपने वो अचीव करा है। अगर नहीं करा है, आप उसको रिकैलिब्रेट करिए दूसरे वीक के लिए। एंड अगर जब आप अपनी प्रोग्रेस को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे मॉनिटर करते जाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि जब आप एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे, आपका वो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि वो ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो जाएगा। क्या बात है। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो आप समझ पाएंगे अपने पैशन को जानने के लिए। करेक्ट, ये चीज फॉलो कर बिल्कुल। अच्छा, रिसेंटली आई सॉ अ वीडियो ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर. ही सेड दैट रिच पीपल डोंट स्लीप 8 आवर्स अ डे, राइट? व्हाट्स योर टेक? ऐसे तो स्टूडेंट्स तो यार सोएंगे नहीं, क्योंकि देखो सबको अमीर होना है, सबको मेहनत करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करके अपनी फैमिली को खुश करना है, ये सबका मेन गोल होता है. अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए स्टूडेंट्स के? किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स हैं वो 6 to 8 आवर्स हैं. हमारे पास इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. वो दो लोग जिनको मैं जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं, वो है एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, yes. जो शायद 4 घंटे सोते हैं, और एक है हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी, जो शायद 3 या 4 घंटे वो भी सोते हैं. ठीक है, सबके लिए उस लेवल की साधना कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बट एक नॉर्मल ह्यूमंस के लिए 6 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है. और एक हमेशा एक चीज मान के चलिए, अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी बाकी काम कर पाएंगे. आपने ओवर स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज्यादा काम में डेडिकेशन दिखाया, 18 घंटे 20 घंटे काम करा, बट आपका बॉडी अगर आपका साथ नहीं दे रही है, आप अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे हैं, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो ये जो रेजीम है बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा. सो बॉडी नीड्स रेस्ट ऑल्सो. तो आपको वहां पर 6 से 8 घंटे सोना पड़ेगा. और अगर मैं कहता हूं अगर आप 8 घंटे भी सोते हैं, स्टिल यू हैव 16 आवर्स लेफ्ट. आप उसको प्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करिए उन 16 आवर्स को. इट इज गुड इनफ टू गेट सक्सेस इन एनी वॉक्स ऑफ लाइफ. क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट सर. एक चीज और बता दीजिए यहाँ पे मेरे को. एग्जाम्स की हम बात करते हैं, साथ ही में एग्जाम्स के टाइम जो सिचुएशन अराइज होती है और साथ साथ एक माइंडसेट जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स की, फॉर दी एग्जाम्स जो बड़े लेवल के होते हैं, लाइक हम टॉकिंग अबाउट नीट हो गया और भी मेनी गवर्नमेंट पेपर एग्जाम्स. अब कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि दैट व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, व्हाट एग्जैक्टली द स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, कि इस तरीके से स्टार्ट यूजिंग दिस सिलेबस. कुछ एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? केवल 2 चीजें हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी. ओके, नथिंग एल्स. इसके अलावा अगर कोई कुछ भी कहता है, बाकी ज्ञान है. आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. जो हम केपीआई के बारे में बात कर रहे थे, उसी तरीके से अपने टारगेट को फिक्स करिए. हर दिन का अपना रूटीन फिक्स करिए, आपको क्या अचीव करना, हर दिन के आपके डिलीवरेबल्स क्या हैं वो पूरे करिए, और वो डिसिप्लिन एंड अप्रोच के साथ में आगे आप प्रोसीड करिए. और जब आप डिसिप्लिन अप्रोच के साथ में आगे प्रोसीड करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. कंसिस्टेंसी इज द की. कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ फॉर गेटिंग सक्सेस इन एनी फील्ड. आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी. और अगर 1-2 अटेम्प्ट में अगर नहीं भी सिलेक्शन हो तो कोई बात नहीं, वापस रीस्टार्ट करिए. वापस में अगर आप, ये मेरा अगला क्वेश्चन था. मैं आपको वापस अगर आपको बताना चाहूंगा, तो अगर आपने देखी होगी 12th फेल जो आईपीएस मनोज शर्मा के ऊपर बनी है, उसमें उन्होंने ये कहा कि रीस्टार्ट का बटन दोबारा से दबाइए. द क्रक्स ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप कभी अगर एक बार फेलियर हो गए या 2 बार फेलियर हो गए, तो ऐसा नहीं कि वापस आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते. आईपीएस मनोज शर्मा की भी अगर आप जर्नी से होकर गुजरिए, वहां पर देखेंगे कि उन्होंने शायद वो फेल भी हुए थे और उसके बाद में उन्होंने स्ट्रगल भी किया था. आई गेस जो मैं पढ़ रहा था, वो 4थे अटेम्प्ट में आईपीएस ऑफिसर बने थे. तो ऐसा नहीं कि आज वो सक्सेसफुल हैं. वो शायद आईजी हैं मेरे ख्याल से मुंबई में, कहीं मुंबई में, बट आईजी रैंक पे काम कर रहे हैं. बट ये सक्सेस आज की देख के इंस्पायर होने से पहले ये भी देखिए कि उनकी जर्नी कैसी रही है. एब्सोल्युटली. एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर वो उन 4-5 सालों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे आईएएस आईपीएस बनने के लिए, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होते, अगर वो डिसिप्लिन नहीं होते, तो ये सक्सेस कभी अचीव नहीं कर पाते. बिसाइड्स ऑल ऑड्स इन हिज लाइफ, ही रीच आउट टू दैट लेवल, जहां पर आज वो रोल मॉडल है बहुत सारे क्या, सबके. इवन हमारी जनरेशन क्या, वो अगर मैं बात करूंगा तो एज में शायद मनोज शर्मा मेरे से छोटे होंगे, बट मेरे लिए भी वो रोल मॉडल है कि मतलब वो मुझे इंस्पायर करते हैं. अभी आपको पता है रिसेंटली एक न्यूज आई है इन विच एलोन मस्क की अगर हम बात करें, उसकी जो नेट वर्थ है दैट इज मोर देन 1.1 ट्रिलियन. इज अ सिंगल कैंडिडेट, एक ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व का जिसकी नेट वर्थ ट्रिलियन में गई है.
After this is SpaceX. यस, SpaceX. अब देखो इस तरीके की जब मोटिवेशन बच्चे सुनते हैं ना, बच्चे कहते हैं मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन उनका एक माइंडसेट ये भी होता है कि उनका कहना है कि फेल होने वाला भी मैं था, सक्सेस पाने वाले मैं हूं. अगर मैं फेल हो रहा हूं ना तो मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं दोबारा सक्सेसफुल हो सकता हूं. सो दिस इज द राइट मंत्रा फॉर योर ग्रोथ, आई गेस. True. राइट. और एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स कि आपको आने वाला जो आपका सफर है, अगर वो आसान नहीं है, लेकिन एक एडवाइस आप देना चाहें जिससे वो सफर आसान हो जाए. बहुत सिंपल है कि लाइफ में कभी भी अगर आपकी जब भी सक्सेस हो, डोंट टेक दैट इनटू योर हेड. ओके. और कभी भी अगर आप फेलियर होते हैं, कभी भी फेल करते हैं किसी भी जगह पे, डोंट टेक दैट इनटू योर हार्ट. बहुत सिंपल है. कभी भी अपने फेलियर्स को दिल से मत लगाइए और सक्सेस को सर पे मत चढ़ने दीजिए. और ये दो चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, आप बहुत हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से सक्सीड करेंगे. परफेक्ट. एंड देखिए जिस तरीके से स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में आपने समझाया, आप लेकिन पर्सनली एज अ स्टूडेंट भी रहे होंगे एक पल को. आपने क्या अप्रोच अपनी लाइफ में आजमाई थी व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, व्हेन यू वर अंडर ग्रेजुएट? मैं बोलूं, बहुत आजकल के बच्चों को देखता हूं तो मुझे तब भी लगता है कि शायद थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, उनको चीजें क्लियर हैं कि उन्हें क्या अचीव करना है. हम लोग जब पढ़ रहे थे तो सिर्फ पढ़ रहे थे, ये नहीं पता था कि हमें क्या बनना. अच्छा इंजीनियर बनना है, हाँ चलो ठीक है, कोशिश करके देखते, नहीं बने अब क्या. सो बहुत ज्यादा प्लान करके कैरियर को आगे नहीं बढ़ाया. जैसे जैसे चीजें आती गई वैसे वैसे आगे बढ़ता गया. और मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब रहा है कैरियर या बहुत अच्छा रहा, बट जो भी रहा है मेरे लिए वो जर्नी बहुत ही फैबुलस जर्नी रही है मेरी. क्या बात है. तो मैं मतलब आई एम हैप्पी विद माय जर्नी, व्हाटएवर आई हैव गॉन थ्रू इन माय लाइफ. यू आर सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, दैट कह सकते हैं सर. मैं ये नहीं बोलूंगा सेटिस्फाइड हूं, मैं ये बोलूंगा मैं अपनी खुद की जर्नी से इंस्पायर्ड हूं. एंड व्हाट्स योर विजन इन द कमिंग ईयर्स? आपका विजन क्या है स्टूडेंट्स को लेके? क्या बदलाव करना चाहते हैं आप? मैं स्टूडेंट्स के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में ये बोल सकता हूँ कि मैं जिस दिन मरूं उस दिन तक काम करता रहूं. और हर आदमी, हर स्टूडेंट अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ में आगे जा रहा है, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी. मैं जिस दिन मरने वाला हूं वो लास्ट डे तक मैं काम करना चाहता हूं. वो मेरी उम्र चाहे 70 हो, 75 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, हार्डली मैटर्स. आई वॉन्ट टू वर्क टिल लास्ट डे ऑफ माई लाइफ. क्या बात है सर. दैट्स अ वेरी पॉजिटिव विजन दैट यू हैव. एंड देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव अगर हर एक ह्यूमन बीइंग का हो तो हो सकता है चीज़ें बहुत आसान हो जाए उनकी लाइफ में समझना. एंड सी दैट इज द क्वालिटी, कह सकते हैं यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर. आपने काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी कर दिया होगा ये बातें समझा के. मेरा मतलब है तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स जिनको मेंटर किया है, उनसे बातचीत करी है, उनके साथ में इंटरेक्ट किया है. और जो मेरे डिस्कशंस होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, लाइफ के अराउंड होते हैं. मैं कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस की बातें नहीं करता. उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ जिससे मैं होके गुजरा हूँ, जहाँ से मैंने मतलब फेलियर्स भी देखा है, सक्सेस भी देखा है, और उसके बारे में बात करते हैं. और जिसको अच्छा लगता है वो उन बच्चों की रिपीट वैल्यू होती है. दे कीप कमिंग बैक टू अस. पॉइंट. Absolutely. And again, thank you so much सुधांशु सर. जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया, मैं चाहूँगा कि हम और ऐसी डीप कन्वर्सेशन करें आपसे, और हम ऐसे जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं वो मैं लेकर आऊँ आपके सामने. मैं चाहूँगा जो स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और ये वीडियो जहाँ तक जा रही है, कमेंट करके अपना जो भी व्यू है एक शेयर कीजिए. एंड विल ट्राई लेवल बेस्ट कि हम सर तक आपकी बात पहुँचाएं. और देखिए साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली एक प्रेशर डाल रही हैं आप पर, लेकिन देखना यह है कि आप उन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड ये पॉडकास्ट देख के एटलीस्ट यू हैव सम मोटिवेशन कि चीज़ों को किस तरीके से लड़ना है. और ऑफ कोर्स सुधांशु सर का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी आपको एडवाइस दे दी जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, और मिलते हैं आप लोगों से फिर से ही एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ और एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर. दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. इट्स एन ऑनर टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Shubham, for having me on the show. थैंक यू सो सर. Thank you.